हेलो एवरीवन, म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसमें जून 2019 का पेपर भी है और साथ में उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जब मुक्त कंपन व प्रेरित कंपन की आवाज़ एक सी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनुनाद, कृत्रिम नाद, श्रुति या तीव्रता? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो देखो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अनुनाद, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर आएगा अनुनाद। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तबले में किस घराने की विशिष्ट विशेषता है? दिल्ली, फर्रुखाबाद, पंजाब या फिर अजराड़ा? तबले में किस घराने की विशिष्ट विशेषता है? दिल्ली, फर्रुखाबाद, पंजाब या फिर अजराड़ा? इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में देशी ताले कितनी बताई गई हैं? 121, 130, 120 या 114? संगीत रत्नाकर में देशी ताले कितनी बताई गई हैं? 121, 130, 120 या फिर 114? यहाँ पे देशी तालों की बात हो रही है, तो आपको पता है देशी ताले जो है 120 है, जबकि मार्गी ताले कितनी हैं? ओनली 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गमक जो वीणा की भांति सारिका विहीन वाद्य से संबंध रखती है क्या कहलाती है? कंपित, स्फुरित, त्रिभिन्न या मुद्रित? गमक के बारे में बात हो रही है, जो वीणा की भांति सारिका विहीन वाद्य से भी संबंध रखती है। कौन सी गमक होती है वो? ठीक है, कौन सी है? कंपित है, स्फुरित है, त्रिभिन्न है या फिर मुद्रित है? इसका आंसर आएगा त्रिभिन्न। ठीक है, त्रिभिन्न है इसका आंसर। अगला है, परन जो है वो किस वाद्य की रचना है? मृदंग, तबला, पखावज या फिर डमरू? परन किस वाद्य की रचना है? मृदंग, तबला, पखावज या फिर डमरू? क्या है इसका आंसर? देखो, इसका आंसर आएगा पखावज। ठीक है, पखावज जो है वो परन वाद्य से संबंधित है, परन से संबंधित है, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल के 10 प्राणों से संबंधित नहीं है? जाति, प्रस्तार, लय या फिर यमकम? ये जून 2016-19 का पेपर है और उसके अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की आप लोगों से। ठीक है, आपको बताना है ताल के 10 प्राणों से संबंधित नहीं है, जाति, प्रस्तार, लय या फिर यमकम। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यमकम। ठीक है, यमकम जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लग्गी लड़ी जो होती है वो किस ताल में नहीं बजाई जाती है? दादरा में, कहरवा में, रूपक में या फिर झपताल में? लग्गी लड़ी याद रखिएगा किस ताल में नहीं बजाई जाती, पूछा गया है कि नहीं बजाई जाती है। दादरा में, कहरवा में, रूपक में या फिर झपताल में? अभी आप देख लेना किस किस में बजाई जाती है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा झपताल। झपताल में कभी भी लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती है, दादरा में बजाते हैं, कहरवा में और रूपक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार मात्रिक स्वर लिपि पद्धति के अनुसार कौन सा स्वर परिवर्तन को दर्शाता है? इसमें से कौन सा चिन्ह है वो है जो स्वर परिवर्तन को दर्शाता है आकार मात्रिक स्वर लिपि पद्धति में? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। ये जो है ये स्वर परिवर्तन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल की आवर्तन 3 सही 1/3 आती है? झपताल, 3 ताल, 1 ताल या फिर रूपक ताल? 3 सही 1/3 है, 3/1/3। ठीक है, झपताल, 3 ताल, 1 ताल या रूपक ताल, ये कैसे निकला है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस पे हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो ये किसका है? इसका आंसर क्या आएगा? झपताल। ठीक है, अगला है, कर्नाटक संगीत का मठ ताल हिंदुस्तानी ताल के समान है? चौताल, त्रिताल, एकताल, दीपचंदी? देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कैंसिल कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? रीज़न मैं आपको बताती हूँ, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। वैसे मठ ताल का अगर पूछे तो वैसे तो इसमें आंसर चौताल आता है, लेकिन मठ ताल तिस्र जाति में है या फिर किस जाति में है जिस वजह से ये पूछा गया है ना? इस वजह से इसका चौताल था। मठ ताल का हिंदुस्तानी ताल अगर पूछा जाए तो चौताल आता है। ठीक है, जो कि 12 मात्रा की होती है। वैसे तो एक ताल भी 12 मात्रा की होती है, लेकिन उस हिसाब से अब एग्जामिनर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। करगम किस राज्य का लोकगीत है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? करगम किस राज्य का लोकगीत है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु?
करगम की बात हो रही है तो इसका आंसर आएगा, ये लोकगीत है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का है ये, ठीक है, करगम जो है। अगला क्वेश्चन है, संबल जो वाद्य है वो किस प्रदेश से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? संबल, अब ये वाद्य की बात हो रही है, ये किस वाद्य से रिलेट है? पश्चिम बंगाल से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से या फिर गुजरात से? संबल वाद्य की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? देखो इसका आंसर जो आएगा, ये संबल जो वाद्य है ये महाराष्ट्र से रिलेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, हमारा ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र, वो इसका आंसर है। अगला है, पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जो है वो किस सांगीतिक विद्या से संबंधित है? कजरी से, भरथरी से, पंडवाणी से या फिर लावणी से? पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जो है वो किस सांगीतिक विद्या से संबंध रखती हैं? कजरी से, भरथरी से, पंडवानी से या फिर लावणी से? तो इसका आंसर आएगा सी, पंडवानी, पंडवानी ये है, इससे संबंध रखती हैं वो। अगला है हमारा, जांगड़ा जो है गीत वो किन कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वांग्यकार, कलावंत, मांगड़ियार या नायक, है ना। देखो वांग्यकार तो उसको बोला जाता है जो गायक भी होता है और वादक भी होता है। कलावंत किसको बोला जाता है? जो ध्रुपद गायक होते थे, प्राचीन काल में उन्हें कलावंत बोलते थे। नायक आप जानते ही हो, इसका आंसर क्या आएगा? मांगड़ियार, ठीक है। जांगड़ा से गीत किन कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता था? मांगड़ियार। अगला है, लौकी के लंबे तुम्बे को एक साथ जोड़कर बनाया गया वाद्य कौन सा है? भूंगल, तड़फा, पुंगी या नागफनी? अब देखो पुंगी जो है वो सुशीर वाद्य है, नागफनी भी सुशीर वाद्य है, ठीक है। भूंगल कौन सा वाद्य है ये आप बताओगे, और तड़फा कौन सा वाद्य है ये बताओगे। देखो तुम्बे की बात हो रही है तो इट्स मीन ये तंत्री वाद्य ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। अगला मिलान करना है आपको ए को बी से। अब इसमें जातियाँ बतानी है, क्या है? सामापा की कौन सी है, रेधा की कौन सी है, गानी की कौन सी और अंतर्गंधार की कौन सी है? मैच करना है आपको इसको। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर दिया है क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, आप सोचिए फिर भी। सामापा किससे रिलेट है, रेधा किससे है, गानी किससे और अंतर्गंधार किससे? ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो सकता है ना, ये कराया नहीं है मैंने कभी भी, ये क्वेश्चन नया है आप सभी के लिए, तो आप इसको याद रख लेना। इसके बारे में जो बताया है ये बताया है अहोबल जी ने, अहोबल जी जो हैं उन्होंने ही बताया है। अंतर्गंधार के बारे में नहीं बताया उन्होंने, सामापा, रेधा और गानी के बारे में बताया। सामापा को हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मण। रेधा को क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। गानी को क्या बोलेंगे? वैश्य। अंतर्गंधार को हम क्या बोलेंगे? शूद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन नया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगार 10 यह किस विद्वान ने रस के लिए दिया है? ये रस के लिए परिभाषा दी है किसने दी है? नारद ने, मतंग ने, भरत ने या फिर कोहल ने? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगार 10 यह किस विद्वान ने बोला है? नारद ने, मतंग ने, भरत ने या कोहल ने? देखो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा भरत, ठीक है। भरत ने इसके बारे में बताया है। अगला है, संगीत दर्पण में दिए गए राग ध्यान में किस भाषा में है? राग ध्यान जो आपको पता है, राग ध्यान के बारे में संगीत दर्पण में बताया गया है, और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो आपको बताना है। ब्रज में, फारसी में, संस्कृत में या उर्दू में? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर जो आएगा संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, शंका व ग्लानि को भरत ने किसके अंतर्गत रखा है? स्थाई में, संचारी में, विभाव में, अनुभाव में? देखो विभाव तो 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अनुभाव कितने होते हैं? स्थाई भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये अगर रिलेट करें तो हम इसका आंसर क्या आएगा? संचारी, क्योंकि 33 होते हैं तो शंका और ग्लानि की बात संचारी में ही होती है। अगला है, मिलान करना है आपको। ये देखो स्थाई है, एक तरफ विभाव है, एक तरफ अनुभाव है और एक तरफ संचारी है, और एक तरफ है रोमांच, एक तरफ है हर्ष, एक तरफ है आलंबन उद्दीपन और एक तरफ है संस्कार। अब आपको मिलाना है। देखो विभाव से तो आप समझ ही जाओगे, आलंबन और उद्दीपन तो दूसरे का तीसरा निकल गया हमारा, ठीक है। संचारी में क्या आ जाएगा? अनुभाव में क्या आएगा? ये भी ले लेना स्क्रीनशॉट इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थाई को मिलाना है, किससे आएगा स्थाई में? विभाव
विभाव का तो हमने निकाल लिया कि आलंबन और उद्दीपन है। अब स्थायी को कैसे रिलेट करोगे? स्थायी किससे मैच हो रहा है? अनुभाव किससे मैच हो रहा है? हर्ष से मैच हो रहा है? संचारी किससे मैच हो रहा है? रोमांच से मैच हो रहा है या संस्कार से मैच हो रहा है? देखो स्थायी जो होएगा वो किससे मैच होएगा? संस्कार से। स्थायी का क्या आएगा? संस्कार। ठीक है। विभाव का हम जानते हैं आलंबन और उद्दीपन। 4-3 हमारा निकल गया। अनुभाव का क्या आएगा? रोमांच। और संचारी का क्या आएगा? हर्ष। ठीक है। ग्लानि और वो चीज़ें भी उसमें थी, संचारी में थी। और हर्ष किस में है? संचारी में। 33 है टोटल, आप इसको भी याद रख लेना कौन कौन से हैं 33। ठीक है। स्थायी है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, रिपोर्ट लेखन में आमुख का प्रयोग किया जाता है संदर्भ ग्रंथ सूची से पहले, भूमिका के पश्चात, भूमिका के पहले या उपसंहार के पश्चात। रिपोर्ट लेखन में, ये शोध का क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन में आमुख का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से? इसका आंसर जो आएगा वो आएगा भूमिका के पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेजियारियम क्या है? प्लेजियारियम क्या है? ऑप्शन ए है तथ्यों के संकलन की पद्धति, ऑप्शन बी है एक प्रकाश का संदर्भ ग्रंथ, ऑप्शन सी है एक प्रकार की परिकल्पना, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखो ऑप्शन डी भी उन्होंने दिया था लेकिन मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैं देखना चाह रही हूँ आपको पता ही नहीं पता। देखो इसका आंसर जो आएगा वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन 4 था वो मैंने कट किया। मैं आपको बताती हूँ उसका अर्थ क्या होता है प्लेजियारियम का। इसका अर्थ होता है कि किसी दूसरे के कार्य को बताना, प्लेजियारियम का अर्थ। ठीक है, किसी दूसरे के कार्य को बताना। अगला क्वेश्चन हमारा, ये पाश्चात्य संगीत में ऐसा बोला जाता है, सुशीर वाद्य होते हैं, कैसे होते हैं? एरोफोनिक होते हैं, मेम्ब्रोफोनिक होते हैं, इंडियोफोनिक होते हैं या कार्डोफोनिक होते हैं? सुशीर वाद्य होते हैं। देखो इसमें ना क्वेश्चन ही गलत हो गया है, कार्डोफोनिक मैंने गलत मेंशन कर दिया इसमें। इसका जो आंसर आएगा ना वो एयरफोनिक आएगा, क्योंकि एयर एज ए वी आर यूजिंग एयर लाइक अ हवा होती है, तो सुशीर वाद्य जो होते हैं वो भी हवा के थ्रू होते हैं, तो कार्डोफोनिक गलत है, इसका एयरोफोनिक आएगा। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक ताल पद्धति की एक ताल चतस्त्र में कितनी मात्राएं होती है? देखो आपको पता है, वैसे इन्होंने चतस्त्र में पूछा, अगर ये खंड में पूछते तो हम क्या लिखते? 5। अगर ये संकीर्ण में पूछते तो हम 9 लिखते, क्योंकि आपको पता है एक ताल में सिर्फ एक ही मात्रा है पाश्चात्य संगीत में, सॉरी वेस्ट इसमें कर्नाटक संगीत में, है ना, एक ताल में एक है, लेकिन उन्होंने चतस्त्र की पूछा है तो इट्स मीन 4 गुना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर ये संकीर्ण में पूछते तो 9 हो जाती, तिस्त्र में पूछते तो 3 हो जाती, खंड में पूछते तो 5 हो जाती। ठीक है, तो इसमें चतस्त्र में पूछी है तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर जैसे पूछते कर्नाटक ताल पद्धति की ध्रुव ताल चतस्त्र में कितनी मात्रा होगी, आपको पता है 10-11 होता है ध्रुव ताल का साइन, तो 4 + 2 + 4 + 4 प्लस कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएगी। ठीक है। अगला है, पंचमुख वाद्य किससे मिलता है? ये वाद्यों के नाम है, ये किसी और वाद्य से भी मैच होता है। कौन सा वाद्य है जिससे ये मैच होता है? अजंता, होयसल, चिदंबरम या मदुरै? पंचमुख वाद्य जो है वो किससे मैच होता है? अजंता, होयसल, चिदंबरम या मदुरै? हाँ, इसका आंसर क्या है? मदुरै। पंचमुख वाद्य जो है ये मदुरै से मैच होता है। अगला है हमारा, कर्नाटक ताल में ध्रुव ताल का लक्षण क्या है? ध्रुव ताल का चिन्ह बोलो, लक्षण बोलो, क्या है? 11-01, 101, 100 या 10-11? देखो इसमें क्या है, ध्रुव ताल का क्या है? मैंने इसको कैसे याद किया? धूम रुज त्रि आए, एक लाइन में याद कर लो क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं। ध्रुव, धूम रुज त्रि ए। अब मठ ताल आती है, मठ जैसे ध्रुव ताल का 10-11 हो गया, मठ का कितना होगा? 101। रूपक का कितना होगा? 10। झंपक जो है वो सबसे डिफरेंट है, उसमें अणुध्रुतम का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि अणुध्रुतम का प्रयोग किस ताल में किया जाता है? अभी आप ये सोचोगे अणुध्रुतम का क्या है? अणुध्रुतम का आपको साइन पता है ना, स्माइली सा होता है, और वो स्माइली साइन इन सब में से सिर्फ एक ही ताल में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? झप ताल में, त्रिपुट ताल में, एक ताल में, या ध्रुव ताल में? ध्रुव ताल में तो होता नहीं, क्योंकि ध्रुव ताल का 10-11 है, एक ताल का 1 है। झप ताल, त्रिपुट ताल का क्या है ना, तो झप ताल है इसका। अणुध्रुतम यूज़ होता है ना, 1 स्माइली करके बीच में स्माइली होता है, फिर लास्ट में 0 होता है। अब आपको ये सही युग्म चुनना है, क्या है?
इसमें से सही बताना, मिलान नहीं करना, सही बताना कि ध्रुव ताल 8 मात्रा तीसरी जाति में निकलेंगी सारे, कि ध्रुव ताल को अगर तीसरी जाति में करते तो 8 मात्रा आती है क्या, रूपक ताल में करते हैं तीसरी जाति को तो 5 मात्रा आती है क्या आती है, इसमें कौन सा सही है, आपको ये निकालना है। अब आपको पता है तीसरी जाति का पूछा है, ध्रुव ताल का साइन क्या है 10 11, ठीक है। अब एक की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि तीसरी जाति में पूछा 3 रखेंगे। ध्रुव ताल को अगर आप मैच करोगे कितना बनेगा, 3 + 2 + 3 + 3 कितने हो गए, ये तो ज़्यादा हो गए ना, 11 हो गए, ये तो नहीं है। रूपक का क्या है, रूपक का क्या होता है 10, रूपक का 10 होता है तो 3 + 2, हाँ ये मैच होता दिख रहा है, रूपक ताल का मैच होता दिख रहा है, क्योंकि त्रिस्त्र में पूछा और रूपक ताल का चिन्ह क्या है 10 होता है ना, तो इधर से ही निकल गया ना हमारा तो। और मठ ताल का देखो, मठ ताल का क्या है 101 होता है मठ ताल का। अगर 101 करेंगे हम तीसरी जाति में तो यानी कि एक की जगह पे हमें क्या रखना 3 + 2 + 3 6 to 8, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अगला झंपक ताल, इसका हमारा क्या था स्माइली था, 1 स्माइली और फिर वो है ना, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। तो इसमें जो मैच हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। अब जैसे ये रूपक ताल में जैसे ये पूछ सकते हैं आपसे कि ध्रुव ताल में अगर तीसरी जाति में करते हैं तो हिंदुस्तानी कौन सी ताल बनती है, तो ध्रुव ताल का आपको सबसे पहले साइन पता होना चाहिए, क्या है 10 11 है। अब मैंने क्या पूछा तीसरी जाति में, तो एक की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, जीरो की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि जीरो जो है वो लघु का चिन्ह होता है, ठीक है। 3 + 2 + 3 + 3, क्योंकि 10 11 है ना, तो कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्रुव ताल में तीसरी जाति की हिंदुस्तानी कौन सी ताल बनेगी, तो एकादशी ताल बनेगी। 3 + 2 + 3 + 3 करोगे आप तो कितनी होगी 3 3 6 6 3 9 और 9 2 11, ओके। तो ध्रुव ताल का अगर तीसरी जाति में हम निकालते हैं तो एकादशी ताल बनती है। मठ ताल का अगर मैं तीसरी जाति में बोलूँ तो कौन सी ताल बनेगी, मठ ताल का साइन होता है 101। 101 में मैं तीसरे में पूछा है 3 + 2 + 3 यानी कि 8 मात्रा बनती है तो कैरवा हो जाएगी, है ना, कवाली हो जाएगी, कोई भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है रूपक ताल, क्योंकि रूपक ताल में तीसरी जाति की 5 मात्रा होती है और ये सही है। अगला है आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। क्रोशे क्या कर्नाटक संगीत में होता है, 10 गमक क्या हमारे वेस्टर्न संगीत में है, 16 गम क्या हमारे उत्तर भारतीय संगीत में है, 10 गमक क्या हमारे दक्षिण भारतीय संगीत में है, कौन सा सही है इसमें से। क्रोशे का कभी नाम सुना आपने कर्नाटक संगीत में, कभी नहीं सुना हमने, है ना। 10 गमक तो भाई दक्षिणी संगीत में होते हैं, पाश्चात्य संगीत में तो नहीं होते, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सावेरी को किस नाम से जाना जाता है, दुर्गा, असावरी, अड़ाना या मालकोंस। शुद्ध सावेरी जो राग है उसको किस नाम से जाना जाता है, दुर्गा, असावरी, अड़ाना या मालकोंस। देखो अड़ाना को तो हम क्या बोलते हैं हंसध्वनि, आसावरी को हम क्या बोलते हैं मुखारी, मालकोंस को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताओगे, और शुद्ध सावेरी हम किसको बोलते हैं दुर्गा को। तो हमारा आंसर क्या होगा दुर्गा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना। ये पेपर्स भी थे, इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं इसमें, और उसमें बहुत ओल्ड जो 2012 में पूछे गए थे उसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।